हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे फंक्शनिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड। यानी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में गैल्वेनिक सेल पढ़ा था और उस गैल्वेनिक सेल की पूरी मैकेनिज्म थी कि किस तरीके से गैल्वेनिक सेल काम करता है। अब उसी गैल्वेनिक सेल में हम लोग जो है एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल को अप्लाई कर देंगे, फिर देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से काम करता है। तो इसको समझने के लिए हमें गैल्वेनिक सेल अच्छी तरीके से आना चाहिए। वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। थोड़ा सा रफली हम गैल्वेनिक सेल को बता करके हम आपको ये समझाएंगे फंक्शनिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड। तो जिन लोगों को गैल्वेनिक सेल अच्छी तरीके से आता है, लेक्चर नंबर 1 को पढ़ लिया है, वो चाहे तो इसको 10, 15, 20 मिनट इस वीडियो को आगे बढ़ा करके देखें। और जिन लोगों को नहीं आता है गैल्वेनिक सेल, वो जो है यहीं से स्टार्ट करें। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा हमें समझाना पड़ेगा, तब ये बात समझ पाएंगे। तो देखिए, ये हमने हाफ सेल लिया और ये हाफ सेल में हमने कॉपर सल्फेट, यहाँ पर जिंक सल्फेट को भर लिया, जिंक सल्फेट भर लिया। इसका जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन भी दिखा दिया हमने 1 m कंसंट्रेशन ले लिया। स्टैंडर्ड सेल बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन। अच्छा, जिंक सल्फेट जब इसमें लोगे तो इसमें जिंक आयन प्लस सल्फेट आयन भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिंक सल्फेट आयोनाइज्ड हो जाएगा। इस तरीके से इसमें आयंस प्रेजेंट हैं और ये आपने जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन लिया। इसी में आपने क्या किया कि ये एक जिंक की रॉड डाल दिया। यहाँ पर ये जिंक रॉड है, या हम इसी को इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड कह दीजिए। ये आपने लिया। इसी तरीके से एक दूसरा हाफ सेल लिया, इसमें आप लोगों ने कॉपर सल्फेट को भर दिया। इसका भी कंसंट्रेशन 1 m है और यहाँ पर कॉपर आयन और इसमें सल्फेट आयन रहेंगे और इसमें हमने इस तरीके से कॉपर की रॉड डाल दिया। यहाँ पे कॉपर रॉड है, रॉड को या इलेक्ट्रोड को बात की है। इस तरीके से 2 हाफ सेल बनाए। अब देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें जिंक में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत है, इसलिए जिंक क्या करेगा, जिंक के आयन इस इलेक्ट्रोड से, रॉड से इस सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जिंक आयन यहाँ पे आ रहे हैं। जब जिंक आयन इस इलेक्ट्रोड से इस सॉल्यूशन में आएंगे तो इस इलेक्ट्रोड का जो वेट है वो डिक्रीज होने लगेगा। चलिए, डिक्रीज होता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसका वेट डिक्रीज हो रहा है और ये जिंक आयन इसमें आ रहे हैं, डिके होता जा रहा है। अच्छा, एक बात और समझिए, जिंक आयन जब यहाँ पे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके आएंगे, इलेक्ट्रॉनों को लेके नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन को दे करके जिंक आयन सॉल्यूशन में आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे बढ़ते जाएंगे तो ये रॉड आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इनमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये रॉड आपकी नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक, रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन होगी Zn सॉलिड और दिस चेंज इनटू Zn+2 और यहाँ पर एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे जोड़ दिया। क्या ये है? ये तो ऑक्सीडेशन है और हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। इसका मतलब ये जिंक रॉड, ये तुम्हारा एक एनोड का काम कर रहा है, ये एनोड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, कॉपर में क्या है? कॉपर में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए कॉपर क्या करेगा कि कॉपर आयन
एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहां पे कॉपर में आएगा और ये रिएक्शन हो गई रिडक्शन। अब इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगी कहां से? कहां से मिलेगी? इस कॉपर आयन इलेक्ट्रॉनों की डिमांड कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक वायर से ऐसे यहां से ऐसे जोड़ दिया, यहां पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी लगा दिया और हमने यहां पे वोल्ट मीटर भी लगा दिया। तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें बहुत ज्यादा हैं तो यही इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जाने लगे, क्योंकि वहां डिमांड है ना। तो डिमांड की वजह से इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन यहां पे आने लगे। कॉपर ने किया क्या कि कॉपर ने यहां से इलेक्ट्रॉन लिया इस रॉड से, और इलेक्ट्रॉन लिया जो आ रहे थे उन इलेक्ट्रॉनों को लिया, और कुछ इलेक्ट्रॉन इससे खींच भी लिया रॉड से। तो ये रॉड जो है आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, यहां से आ रहे उन इलेक्ट्रॉनों को कुछ इलेक्ट्रॉन रॉड से भी खींच लेगा, और ये कॉपर जो मिला ये इसी इलेक्ट्रोड पे ऐसे डिपॉजिटेड होने लगेगा। अच्छा, ये तो पॉजिटिव हो गई, ये कैसा इलेक्ट्रोड हो गया? पॉजिटिव हो गया। और ये रिडक्शन कहां होता है? रिडक्शन होता है कैथोड पे, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका मतलब ये हो गया कैथोड। इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जाने लगे, जब इलेक्ट्रॉन इससे इस रॉड की ओर जाएंगे तो जानते हो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट फिर क्या होगी? इधर आएगी। यानी करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से यानी कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर करंट आएगी, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट तो बहने लगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट होती है। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा। इलेक्ट्रिक बल्ब जलने लगेगा, वोल्ट मीटर में हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो गई, केमिकल चेंज हुआ और उस केमिकल चेंज से करंट प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। क्या क्या हुआ जरा इसमें देख लीजिए। पहला पॉइंट इसमें हुआ क्या, ये जब सिस्टम आपने अरेंज किया, पहला पॉइंट में आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। ये आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। करंट कहाँ हो रही? करंट कॉपर से जिंक की तरफ आ रही है, तो यहां पे लिखेंगे करंट फ्लोस फ्रॉम कॉपर टू जिंक रॉड। कॉपर टू जिंक की ओर मूव हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ? तीसरे पॉइंट में हम लोग कहेंगे कि जिंक जो है डिसॉल्व हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड में कॉपर डिपॉजिटेड हो रहा है, तो हम कहेंगे जिंक डिसॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये कैथोड पे डिपॉजिटेड हो रहा है। अगर हम सेल रिएक्शन की बात करें तो एट एनोड पे बताओ क्या हुआ? एनोड ये है तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सॉलिड, ये चेंज इनटू Zn पे 2 पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया कॉपर में गया, ये आपका रिडक्शन हो गया। रिएक्शन को जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, Zns प्लस Cu और प्लस एक्वस, और दिस चेंज इनटू Zn पे 2 प्लस और यहाँ पर Cu, और ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया।
ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन जानते हो ये रिडॉक्स रिएक्शन इस सेल में अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस। हम इसको कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, इसे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। ये सिस्टम इसमें चालू हो गया, होने लगा। लेकिन इसके बाद 4-5 मिनट के बाद देखा यह गया कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो तो बंद हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब जो जल रहा था वो तो बंद हो गया। तो रीज़न क्या है? साइंटिस्ट परेशान हो गए कि बड़ा अच्छा काम चल रहा था, करंट फ्लो हो रही थी, इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा था, 4-5 मिनट के बाद ये सब कुछ खत्म। वजह रीजन क्या? रीजन बड़ी प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्यों आई जरा देखिए। जब जिंक आयन इसमें आते जाएंगे जिंक आयन, तो ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन। पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन, जब पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन ये हो जाएगा तो ये जो कैटायन है जिंक आयन या पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन प्रिवेंट आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड में जा रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ सॉल्यूशन रोकेगा, क्योंकि पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा। अच्छा इधर आइए, इधर जब कॉपर आयन इसमें डिपॉजिटेड होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब ये आपका नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन हो गया, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन। अब नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन जब हो गया तो दिस नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन प्रिवेंट इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको ये रोकेगा, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देगा, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट रुक जाएगा और करंट बंद हो जाएगी। अब क्या है? अब इसे सॉल्व करने के लिए एक साल्ट ब्रिज मैंने समझाया था। देखिए साल्ट ब्रिज क्या होता है? यू के शेप का एक ट्यूब होती है, जैसे यू शेप, ये देखिए ग्लास की एक ऐसे जो है ट्यूब बना दी जाएगी, ये ऐसे बना दीजिए, ये यू शेप ग्लास ट्यूब हो गई, उसको यहाँ पे फिट कर दिया गया। आप कह सकते हो कि इट इज़ ए ग्लास ब्रिज, साल्ट ब्रिज की बात बता रहा हूँ कि इट इज़ ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब एंड इट इज फिल्ड विथ, यहाँ पर हम लोग KCl को भर देंगे, या हम यहाँ पर KNO3 भी भर सकते हैं, K2SO4 भी भर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी भर सकते हैं, अगर पाउडर सेमी सॉलिड भर सकते हैं। तो यहाँ पर भर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आप पोटेशियम आयन हो, पोटेशियम क्लोराइड होगा, तो यहाँ से Cl आयन भी बनेगा और पोटेशियम आयन। अब होता यह है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत सारा है, तो होगा क्या? इस साल्ट ब्रिज से ये एनाइन ये मूव करके यहाँ पे आएगा, अंदर अंदर ऐसे होकर के यहाँ पे आएगा। तो ये जब नेगेटिव वाला आयंस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ नेगेटिव बहुत हो गया था तो ये यहाँ पर आकर के इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो साल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन है वो है इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देता है, और ये जब मेंटेन हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट फिर चालू हो जाएगा और करंट बहने लगेगी और आपका इलेक्ट्रिक बल्ब फिर से जलने लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे साल्ट ब्रिज का बहुत बड़ा रोल है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना रहा है, सर्किट को भी कंप्लीट कर रहा है। और एक बात मैंने
लेक्चर नंबर 01 में बताया था कि यहीं पे जो है एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनता है, उसको मिनिमाइज करता है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट इस सर्किट से मिल जाती है। तो इस तरीके से ये आपका, तो एक चीज़ और यहाँ 4th नंबर पे आप लिख सकते हो कि बताइए एनायन कहाँ की ओर मूव होता है। एनायन किधर होता है? एनोड की तरफ। हम लिख सकते हैं एनायन मूव टूवर्ड्स एनोड, मूव टूवर्ड्स एनोड। एनायन मूव टूवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ मूव होगा। एंड कैटायन कहेंगे, कैटायन मूव टूवर्ड्स कैथोड। ये जो आपके 5 पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे गैल्वेनिक सेल के लिए पूछ दिया जाता है। आपसे कह दिया गया कि भाई बताइए गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड को मूव करता है, करंट किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की ओर आ जाता है, कैटायन किधर की ओर मूव करेगा, एनायन किधर की ओर मूव करेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ये तो बात गैल्वेनिक सेल की रही। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आज का है वो फंक्शनिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड। अब इसी सेल सिस्टम में हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे एक दूसरे डिवाइस के द्वारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस माइनस एक यहाँ पे डिवाइस बना रहे हैं, सिस्टम इसको इस तरीके से ऐसे जोड़ दिया, यहाँ से ये जोड़ दिया, ये प्लस और यहाँ से माइनस। यहाँ से हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे इस सिस्टम से। ये हमारा पूरा गैल्वेनिक सेल पहले का था। थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए डिवाइस बना दिया। ठीक, अच्छा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 केस होंगे। एक चीज और बता दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी समझ लेना। ये बता देता हूं कि अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों हाफ सेल बनाए हैं, आप कहोगे स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ये है कि अगर कंसंट्रेशन को हम 1 m ले लें, टेम्परेचर को हम 25 ले लें डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेयर लगा दें, तो ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और स्टैंडर्ड कंडीशन में इस गैल्वेनिक सेल का जो EMF होता है ये 1.1 होता है। हम आपको आगे निकालना सिखाएंगे सब। हम यहाँ पे नोट लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ब्रैकेट में EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल of the galvanic cell is 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट होता है इसका। अब 3 केस मैंने बताया। सबसे पहला केस ये बताया कि मान लीजिए केस फर्स्ट में हमने बताया कि व्हेन जो अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है। मतलब इस गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल 1.1 है, और जो आप यहां से डेवलप करेंगे वो अपोजिंग होगा, लिखा है अपोजिंग, इसका अपोजिट। तो ये जो है वैल्यू इससे कम है। इसका मतलब इन दोनों की लड़ाई में ये जीत जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और आपका जो अप्लाई कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल जो आप अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट है, इसको सब पलटना चाहता है, करंट को इस डायरेक्शन भेजना चाहता है, इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन से इधर आए, मतलब पूरी कहानी ये पलटना चाहता है, अपोजिट करना चाहता है, लेकिन इसकी वैल्यू तो कम है। पहला केस तो हमने ये बताया कि एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं इस सर्किट, इस सिस्टम के द्वारा, वो इससे कम है जो यहां से प्रोड्यूस होगा।
इसलिए क्या होगा, ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, और ये जीतने का मतलब हो गया कि ये सारी रिएक्शनें होंगी, ये सारी रिएक्शनें होंगी, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अगर ये आपका एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू इस गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल से कम है तो ये केस होगा। दूसरी कंडीशन, आपका दूसरा केस ये होगा, ये सारी रिएक्शनें इसमें काम आएंगी। दूसरा केस ये होगा कि मान लीजिए कि ये जो आपका है अप्लाइड एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल की वैल्यू इस गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है। अगर ये इक्वल है, अपोजिंग कंडीशन में है और इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, जब इन दोनों की लड़ाई होगी, ये करंट इधर भेजना चाहता है, ये करंट इधर भेजना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लड़ाई तो बराबर की हो जाएगी। क्योंकि ये देखिए ना, दोनों की वैल्यू जो गैल्वेनिक सेल की है पोटेंशियल है, वही आप जो एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो अपोजिंग पोटेंशियल उसकी वैल्यू सेम है। तो ऐसी कंडीशन में नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ करंट, करंट भी फ्लो नहीं होगी, और नो केमिकल रिएक्शन, वही जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो भी इस यहां पे पॉसिबल नहीं है। ये कंडीशन होगी सेकंड। अब तीसरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ये क्लियर हो गया। तीसरी कंडीशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर तीसरी कंडीशन में ये वैल्यू ज्यादा हो गई, यहां आपको समझना है। मतलब जो अप्लाइड एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इस गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल से ज्यादा है। इसका मतलब ये जीतेगा, ये हारेगा, इसके अकॉर्डिंग काम होगा। और अपोजिंग है तो सारी चीज अपोजिट हो जाएगी, सारी चीज अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखिए नंबर 1, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, बताइए गैल्वेनिक सेल में तो जिंक रॉड से कॉपर की ओर जाते थे, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू जब ज़्यादा हो गई तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ आएंगे, यानी फ्लो फ्रॉम कॉपर रॉड टू जिंक रॉड। उल्टा हो जाएगा ना, अपोजिंग है, वैल्यू ज़्यादा है। दूसरी चीज़ करंट फ्लोज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, यहां से इधर आ रहे हैं तो करंट फिर इधर जाएगी। फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक से कॉपर की ओर करंट जाएगी। तीसरी कंडीशन, यहां पर ये जिंक और कॉपर में, कॉपर क्या करेगा, कॉपर डिसॉल्व्स एट एनोड, वो भी बदल जाएगा, जो कैथोड था वो एनोड हो जाएगा, जो एनोड है वो कैथोड हो जाएगा। एंड जिंक इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। कॉपर डिसॉल्व, इसका मतलब कॉपर इस तरीके से सॉलिड, ये एसिड डिसॉल्व होगा, ये रिएक्शन होगी कॉपर में, इसका मतलब कॉपर में होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये काम कॉपर वाले में होगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अब ये कैथोड नहीं रहेगा, अब ये एनोड हो जाएगा, और एनोड होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, यहाँ ये नेगेटिवली प्लेट हो जाएगी। ये एट एनोड हो गया। एट कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा ये जिंक जो आयन है, यहां पे ये रिड्यूस होगा और ये जिंक में जाएगा, इसका होगा रिडक्शन। रिडक्शन कहां होता है,
कैथोड पे। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, कैथोड हो गया। और ये नेगेटिव नहीं, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये रॉड ऑफ की पॉजिटिव हो गई, ये कंडीशन हो गई। रिडॉक्स रिएक्शन काटिए आप, तो Cu प्लस Zn+2 और यहाँ पे Cu+2 और Zn S और यहाँ पर एक्वस, यहाँ पे एक्वस, यहाँ पे, ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हुई। लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं होगी। वो तो यहाँ से करंट आप भेज रहे हैं, जब तक ये एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी और लगातार करंट आप भेजते रहेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करते रहेंगे, तब तक ये रिएक्शन होगी। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें लगातार इलेक्ट्रिक करंट को पास करना था, वही तो यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ से आप पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है इसके पोटेंशियल से, तो लगातार आप जो है पोटेंशियल को अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी रिएक्शनें आपकी उल्टा हो गई। गैल्वेनिक सेल की रिएक्शनें सब उल्टा हो गई। और ऐसी कंडीशन पे ये गैल्वेनिक सेल क्या होगा, नोट में हम लोग लिख सकते हैं, नोट में ये लिख सकते हैं कि इट नाउ फंक्शन एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब ऐसी कंडीशन पे ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करने लगेगा। तो ये क्लियर हो गया। एनी फंक्शनिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड। 3 कंडीशन थी। नंबर 1, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू लेस है 1.1 से, यानी गैल्वेनिक सेल से, तो जो रिएक्शन गैल्वेनिक सेल में आपने पढ़ा था वही रिएक्शन होगी, वही सब कुछ होगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ये एक्सटर्नल वाला केस 1.1 के इक्वल हो जाएगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और ना ही करंट फ्लो होगी। और तीसरी कंडीशन आपके सामने है कि अगर ये पोटेंशियल जो है 1.1 से ज़्यादा हो गया तो सारी कंडीशन बदल जाएंगी, यानी इलेक्ट्रॉन कापर से जिंक की ओर आना स्टार्ट हो जाएगी, करंट जिंक से कापर की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगी, और जो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होगी वो रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जो कापर कैथोड था वो एनोड हो जाएगा, जो यहाँ पर ये एनोड था कैथोड हो जाएगा। और हाँ, ये जो आयंस यहाँ मूवमेंट बताया था उसमें कि ये जिंक की ओर जाता है, ये कापर की ओर जाता है, इनका भी मूवमेंट अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक रहा, जिसमें हम लोगों ने फंक्शनिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल व्हेन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ हम दूसरा टॉपिक आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, अब अगला इसी में टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल एंड सेल रिएक्शन। ये कैसे क्या होता है। आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, एनोड कहाँ था, लेफ्ट साइड में, और कैथोड जो है वो राइट साइड में था। तो एनोड आपका यहां पे था, एनोड जो था वो इस साइड में था, और एनोड पे होता क्या था, ऑक्सीडेशन, आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अच्छा, इधर क्या था, कैथोड था राइट साइड में, और इसको हम लिख सकते थे रिडक्शन हाफ सेल। इधर ऑक्सीडेशन और उधर रिडक्शन। चलिए, ऑक्सीडेशन में क्या था, पॉजिटिव चार्ज, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती थी, यहां पर M
और ये चेंज हो गया M+N। ये कंडीशन लिख दिया, ये कंडीशन लिख दिया। यहां पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन में कोई दूसरी स्पीसीज ले लिया N+N और ये चेंज इनटू N। देखिए यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, M+N में चेंज हो रहा है, इन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही, रिडक्शन हो रहा। तो ये तुम्हारा एनोड हो गया, ये हो गया कैथोड। इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। ये दोनों हाफ सेल को हम लोगों ने साल्ट ब्रिज से जोड़ा था, तो यहां पर दो लाइन ऐसे हम वर्टिकल बना देंगे। ये वर्टिकल लाइन जो बनी हुई है ये साल्ट ब्रिज को शो कर रहा है, तो ये हमारा एक सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सेल रिप्रेजेंटेशन। इसमें पूरी बात हमें क्लियर हो गई कि ये एनोड है, इधर कैथोड है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है। ये दोनों हाफ सेल साल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। अब इसी में मान लो अगर हम आपसे कहें कि सेल रिएक्शन लिखो, तो देखिए सेल रिएक्शन लिख रहा हूं। सेल रिएक्शन में क्या होगा, देखिए यहां पे M और दिस चेंज इनटू M पे +N हो गया। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, N इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज हुए, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे होगा, एनोड पे होगा। ऑक्सीडेशन तो एनोड पे रहता है, तो ये कंडीशन एनोड पे है। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में ये N+N, ये N इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बदल जाएगा N, यहां पे रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हमारा होता है कैथोड पे। अब इसको हम दोनों को जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, बहुत बढ़िया, कैंसिल हो गए। क्या गया, M+N+N चेंज इनटू M+N, ये हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन, ये रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कुल मिलाकर के सेल रिप्रेजेंटेशन में हमें एनोड को लेफ्ट साइड में बनाना है और कैथोड को राइट साइड में बनाना है। दोनों के बीच में साल्ट ब्रिज का सिंबल लगाना है। देखिए कुछ रिएक्शनें हम दे रहे हैं और उन रिएक्शन से या सेल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिससे आप लोग जो है सेल रिएक्शन बनाएंगे। जैसे मैंने आपको दे दिया Zn सॉलिड है और यहां पे Zn+ और एक्वस लिख दिया। कंसंट्रेशन भी हम दिखा सकते हैं, चाहे तो दिखा दे, बहुत से सेल रिएक्शन में दिखी होंगी। और यहां साल्ट ब्रिज, कॉपर आपका हो गया क्वस 1M और यहां पे ये कॉपर सॉलिड हो गया। देखिए इससे रिप्रेजेंटेशन हम लोग समझ गए। बताइए क्या होगा, एनोड है, समझ गए हम लोग। ये कौन होगा, कैथोड होगा। यहां देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, तो हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख सकते हैं। इसमें क्या ऑक्सीडेशन घट रहा है, तो हम इसको रिडक्शन हाफ सेल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये सेल रिप्रेजेंटेशन बना हुआ, हमने कहा आप सेल रिएक्शन आप लिख दीजिए। रिएक्शन में जो रिडॉक्स रिएक्शन आती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होने चाहिए। सेल रिएक्शन में चलिए एट एनोड की बात करता हूं। सबसे पहले एनोड में ये देखिए क्या हो रहा है, Zn सॉलिड है, बदल गया Zn+2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एट कैथोड की बात हम कर रहे हैं। कैथोड में क्या होगा, कॉपर +2 और एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया वही इसने गेन कर लिया और यहां पे कॉपर सॉलिड में आ गया, क्या हो गया, यहां पे रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए
और आप लिखेंगे तो Zn प्लस Cu+2 होगा एक्वस, यहाँ पे Zn प्लस 2 एक्वस और यहाँ पे कॉपर सॉलिड। ये आपको कौन सी मिल गई? रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन, इसे सेल रिएक्शन बोलते हैं। ये जो आया ये सेल रिएक्शन आया। गैल्वेनिक सेल में यही रिएक्शन तो हुई थी। क्लियर हो गए? और देखिए एक आध हम आपको और एग्जाम्पल बढ़िया सा समझा रहे हैं। कंसंट्रेशन दिखा भी सकते हैं। अगर 1 m कंसंट्रेशन है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। जैसे एक हमने दे दिया Cr और यहाँ पे Cr+3 और यहाँ पर दे दिया Pb+2 और यहाँ पर Pb, ये दे दिया। ये सॉलिड है, ये एक्वस और सॉलिड। कंसंट्रेशन भी आयन का शो कर सकते हैं, वो तो देखा जाएगा कि दिया है कि नहीं दिया है। सेल रिएक्शन हम चालू करेंगे। सेल रिएक्शन बताइए क्या सेल रिएक्शन में स्टार्ट करेंगे? एट एनोड। एट एनोड की बात हम लोग करेंगे तो एनोड पे क्या होगा? Cr सॉलिड, दिस चेंज इनटू Cr+3 एक्वस। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हमारे ऐड हो जाएंगे। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, कोई बात नहीं, ऑक्सीडेशन हो गया। आगे हमारे पास है Pb+2 और ये एक्वस हो गया। इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये बदल जाएगा Pb में और यहाँ पर इसका हो गया रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो बताइए क्या करें? इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें पूरे में और इसमें कर दें 3 का मल्टीप्लाई। तो 2 का करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 3 का करोगे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। यहाँ बनाओगे तो क्या आएगा? 2Cr सॉलिड प्लस 3Pb प्लस और यहाँ पे एक्वस, दिस चेंज इन टू यहाँ पे ट्वाइस Cr+3 एक्वस और प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3Pb। ये तुम्हारे पास रिडॉक्स रिएक्शन आ गई। अब पूरा बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम देखिए 2, यहाँ पर 2, लेड 3 यहाँ पे 4, यहाँ देख लीजिए 6 है, यहाँ पर भी 6 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन हमको कैंसिल करना है। ठीक है, तो एक रिएक्शन हम आपको लिखे दे रहे हैं, ये रिएक्शन आप लोग कर लेंगे तो आपको और भी अच्छी बात आ जाएगी। जैसे मान लो Ni और Ni+2 साल्ट ब्रिज सिंबल दे दिया और Ag+ और यहाँ पर Ac, इसकी आपको सेल रिएक्शन लिख के समझना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो सेल रिएक्शन बनाना भी आपको समझ में आ गया और सेल रिप्रेजेंटेशन भी समझ गए कि लेफ्ट साइड में हमेशा हमारा एनोड रहता है और राइट साइड में हमेशा कैथोड रहता है। अच्छा, ये होने के बाद अब एक दूसरा टॉपिक इसी में आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जरा इसको समझ लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पर कोई मेटल है, मतलब कोई आपने सॉल्यूशन भर लिया, मतलब यहां पर आपने MsO4 सॉल्यूशन भर लिया, कोई भी साल्ट सॉल्यूशन भर लिया और यहीं पे M मेटल का ये इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है, M रॉड है। इसके बाद याद रखिए, एक बात मैं बता रहा हूं और नोट में कि सम मेटल है टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, some metal have tendency to oxidize and some metal have tendency to reduce या oxidize। तो होता क्या है, जब इसमें सॉल्यूशन है, यहां पर M+ पहले से है और सल्फेट, कोई भी मेटल हो सकता है, होगा क्या कि मेटल यहां से यहां पर आएगा, M+2 इधर आएगा रॉड से। जब रॉड से इसमें आएगा तो इसका मास भी डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन को देकर के इसमें आ रहा है,
तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को छोड़ करके आ रहा है बेटा। और इस रॉड के चारों तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक Mn+2 आ रहा है, इसमें Mn+2 की संख्या बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके चारों तरफ प्लस आ गया। याद रखिएगा कि प्लस और माइनस दोनों अगर पास पास होते हैं लेयर में तो यहीं पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और इसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ चूंकि मेटल क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी यहाँ पे रिएक्शन आप देखें तो M से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और M+2 ये इक्वस बन रहा है, इसका मतलब ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेफिनेशन देखिए बहुत ही सिंपल है, आप कहेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between the electrode and its ions in electrolyte under equilibrium is called oxidation electrode potential NE। ये है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आयन यहाँ पे आने लगे तो ये सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन हो गया, पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि M+2 आयन की संख्या यहाँ बढ़ गई और M+2 जब यहाँ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को दे के आ रहा है, तो ये प्लेट जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इसी नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, इसी पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। वही लिखा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब एक इक्विलिब्रियम यहाँ स्टेब्लिश्ड होगी, इन आयनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगी, ऐसी कंडीशन में जो एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अगर हम इसी में इसके अंदर को देखिए, ये तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर हम आपसे कहें कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, तो हमें यहां पे इसका जो सॉल्यूशन होगा 1m सॉल्यूशन इसका लेना पड़ेगा, जो भी साल्ट सॉल्यूशन होगा 1m, और इसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रेशर यहां पे 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए और कंसंट्रेशन 1m होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन है तो स्टैंडर्ड हो गया। यही डिफिनीशन आपकी रहेगी। बस आप क्या करेंगे, देखिए यहां पे लगा दीजिए एट, स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफिनीशन देखिए क्या बोलेंगे, एट, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये कंडीशन लगा दिया। फिर वही लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन 1m लिखेंगे, 1m इलेक्ट्रोलाइट जो भरा है 1m इलेक्ट्रोलाइट अंडर
equilibrium is called standard electrode। यही ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कह सकते हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप स्टैंडर्ड बोलेंगे। और स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, ई नॉट से। अगर ई नॉट है तो स्टैंडर्ड है और ई है तो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। किसी किसी मेटल में ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ना होकर के रिड्यूसिंग की टेंडेंसी होती, तो अगर रिड्यूसिंग टेंडेंसी है तो वहां पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक दूसरी कंडीशन अप्लाई किया कि यहां पर ये आपने ले लिया, सपोज करो आपने यहां पर NSO4 ले लिया, अरे CuSO4 ले लो सीधे, उसके ऑक्सीडेशन के लिए जिंक सल्फेट ले सकते थे, जिंक की रॉड डाल सकते थे। यहां पर हमने डाल दिया ये कॉपर इलेक्ट्रोड और यहां पे कॉपर आयन है, यहां पे सल्फेट आयन है। ठीक, अब बताइए क्या होगा कि ये कॉपर आयन इस रॉड से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, और जब ये खींच लेगा, क्योंकि ये नोट है यहां पर भी कि सम मेटल हैव टेंडेंसी टू रिड्यूस, ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो Cu+2 और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये Cu में बदलेगा। जब खींच लेगा तो बताओ यहां क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया और खींच करके ये सब नीचे डिपॉजिट होने लगे, नीचे बैठने लगे। और यहां पर देखिए जब ये कॉपर आयन खत्म होंगे तो नेगेटिव आयन बढ़ गया, यानी सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। सल्फेट तो नेगेटिव, तो यहां पे तो नेगेटिव आ जाएगा, इसके चारों तरफ तो नेगेटिव हो गया। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फिर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। इसी पोटेंशियल जो डिफरेंस यहां प्रोड्यूस होगा उसको हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। यहां पे रिएक्शन देखिए, 2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, कॉपर बदल गया, तो ये तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो अगर हम डिफिनीशन बनाना चाहें तो यही डिफिनीशन लिख दें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करना है तो बस वही कंडीशन आपको अप्लाई करना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, यहाँ पे 1 m कंसंट्रेशन का सोल्यूशन भर लो, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये कहानी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी समझ में आ गई। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सिंबल की बात कर रहा हूं कि जैसे हमने बोला कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमने ER कर दिया। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चलिए ये कर दिया RP। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने कह दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे लिखेंगे, यहां पे E0 कर देंगे और RP, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिखी, यहीं पे बता रहा हूं, कॉपर है +2 और एक्वस और दिस चेंज तो देखिए रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर में गया, तो हमें रिडक्शन अगर इसका शो करना है तो ऐसे लिखते हैं, रिडक्शन यहाँ पर Cu+2/Cu, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ये कॉपर का हो गया, ऐसे लिख दिया। ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर हो गया। जैसे अगर हम मान लो ऐसे लिख दें, ई नॉट Zn प्लस ऑब्लिक Zn, क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है ना, किसी का भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, वो तो देखा जाता है किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। जैसे मान लो हमने लिख दिया ई नॉट और यहां पर लिख दिया ए जी प्लस और ए जी, बताइए क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे अगर इसको लिखना है तो यहां पे कॉपर के लिए जैसे मान लो लिखना है तो ऐसे लिख दिया। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। स्टैंडर्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पे नॉट नहीं लगा है, तो ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर है। ठीक है, ऐसे ऑक्सीडेशन के लिए अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम ऑक्सीडेशन का भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे ये देख लीजिए। यहां पे हमने ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ये कर दिया EOP, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। क्या इसे बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जैसे मान लो अगर हमें जिंक का करना है तो ऐसे देखिए लिख दिया जिंक अब E और इसके बाद देखिए यहाँ पे Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2, बताइए क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। स्टैंडर्ड तो लगा नहीं सकते क्योंकि स्टैंडर्ड यहाँ बना नहीं और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक हो गया। हाँ, अगर हम इसी में ऐसे लिख दें, ये लगा दिया और यहां पर Zn प्लस ऐसे कर दिया, ये हमारा अब हो गया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हो, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 m कंसंट्रेशन होगा तो जो पोटेंशियल होता है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक हो गया। किसी का भी लिख सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन किसी का भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया यहां पर ये दे दिया E नॉट और Fe ऑब्लिक Fe प्लस 2, हम लोग समझ गए क्या हो गया, ये है ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन। ठीक है, स्टैंडर्ड। अगर मान लो अगर हमने ऐसे लिख दिया Fe और Fe प्लस 2 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो, स्टैंडर्ड नहीं है, हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन। लेकिन ऑक्सीडेशन तो हो रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इस तरीके से। तो किसी भी मेटल का, अब जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन में भी हो सकता है, रिडक्शन में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। हर मेटल का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, वो तो हमें ये देखना पड़ता है किसके रिस्पेक्ट में निकालना, उसी के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू होती है। जरा देखिए हम आपको समझा रहा हूं। जैसे यहां पे हमने लिखा E नॉट Zn प्लस और यहां पे Zn, इसकी वैल्यू ये फिक्स होती है -0.76 वोल्ट, ये बिल्कुल फिक्स है, ये वैल्यू होती है। तो ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये होता है। अगर हम इसी वैल्यू को लिख दें और यहां पे ये लिख दिया
ये अब क्या हो गया, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाइए, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब ये है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी प्लस 0.76 वोल्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। अगर रिडक्शन वाली किसी पर्टिकुलर मेटल की रिडक्शन वाली वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो उसी मेटल की जो ऑक्सीडेशन वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर रिडक्शन वाली नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में, वो पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव में। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट से हमने पूछा कि भाई जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए, तो किसी ने ये बताया तो किसी ने ये बताया। अब हो गया कंफ्यूज कि अब इसमें दोनों का सही है, लेकिन ये बताया है रिडक्शन वाला और इसने बताया ऑक्सीडेशन वाला। तो आयुपेक ने कहा, आयुपेसी ने कहा कि देखिए अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहीं बात आएगी तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानेंगे। यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आयुपेक ने कहा कि कहीं पर हमने कह दिया जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप बताइए, तो आपको रिडक्शन वाली वैल्यू बताना है। और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दी जाती है वो ज़्यादातर रिडक्शन वाली ही वैल्यू दी जाती है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आ रही है, कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये कहता है स्टैंडर्ड, इसमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रायोरिटी मिली, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। होगा क्या, जैसे यहाँ पे ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये वैल्यू जो है अगर इसको हम ऑक्सीडेशन बदलें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में होगा, ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टैंडर्ड, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें पोटेंशियल तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी इसी तरीके से -E0OP। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए।